अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। आज का हमारा जो मौजू है वो है नया चाँद। तो जब मैं बात करता हूँ तो आप बहुत सारे दोस्त अहबाब कहते हैं जी मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं माज़रत चाहूँगा क्योंकि मेरा रिसर्च वर्क ज़्यादा होता है और लिखने का काम ज़्यादा है वैसे भी, और फिर उसके साथ साथ बाकी आपकी खिदमत भी करना होती है, ऑनलाइन भी सारी दुनिया से प्रेशर आता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक टॉपिक को एक ही बार जो है ना वो समेट दूँ। थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाता है, लेकिन ये है कि अगर मैं इसको कारोबारी तौर पे करूँ तो मेरा ख्याल में 4-4, 6-6 वीडियो बना दूँ मैं, और 5-5, 7-7 मिनट की बनाता चला जाऊँ, तो फिर आप कहेंगे ये क्या ड्रामा शुरू कर दिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा तहम्मुल पैदा करें, हौसला रखें और हमारी ज़रा हौसला अफजाई भी करें, हमारे साथ जुड़े रहें कि देखिएगा कि इसमें कोई ऐसी जो है ना फालतू बात नहीं होती है जो अपने टॉपिक से हट के हो। तो इसके साथ साथ ज़रा लाइक भी कर लीजिएगा, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा दोस्त साहिबाब के साथ, और ज़रा बेल पुश पे ज़रा ज़रूर उंगली लगाइएगा ताकि आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन होती रहे। तो अगर हम थोड़ा सा हिम्मत कर रहे हैं ना तो आप भी ज़रा हौसला कीजिएगा और हमारा साथ दीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, बात कर रहे थे हम जो नया चाँद है ये 8 मई को जो होगा, तो ये सुबह 8 बज के कोई 27-28 मिनट पे जन्म लेगा, यानी इसका करान होगा, कंजक्शन होगा सन का और मून का, तो उससे नए चाँद का जो है ना वो इब्तिदा हो जाती है। उस उर्फ़ आम में हम कहते हैं ये नया चाँद पैदा हो गया है, लेकिन वो नज़र आएगा हर मुल्क की अपनी डायरेक्शन के मुताबिक। पाकिस्तान में तकरीबन 18 से 20 घंटे जन्म लेने के बाद जो पोजीशन आती है, शाम आती है, तो फिर वो हमें नज़र आ जाता है। उसके बगैर वरना क्या होता है कि फिर वो अगले दिन पे चले जाता है अगर टाइम थोड़ा हो तो। तो इसके साथ अब बात करेंगे कि ये जो इस वक्त नया चाँद है वो टॉरस में यानी बुर्ज सौर में पैदा हो रहा है, और गुज़श्ता माह अगर पिछले महीने देखें तो इसी बुर्ज में यानी टॉरस में ही यूरेनस और मुश्तरी का कंजक्शन भी हुआ था, यानी करान हुआ था। और अगर थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो बुर्ज टॉरस में ही अक्टूबर 2023 में यहाँ चाँद ग्रहण भी हुआ था। तो इस नए चाँद के मौके पर बहुत सी कुव्वतें जो है इकट्ठी मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं, यानी ये चाँद आपको समझिएगा कि बहुत ज़्यादा गैर मामूली होगा, ताकतवर होगा, जानदार होगा, और यानी उसको उर्फ़ आम में अगर मैं मुहावरा उर्दू का यूज़ करूँ तो बर्क़पाश भी होगा। तो यानी ये बिजली की तरह यानी कूदेगा, तो इस बिजली से रोशनी पैदा होती है या आग पैदा होती है, इसका फ़ैसला तो कुदरत ने ही करना है। और बुज़ुर्ग तो कहते होते हैं कि हमारे अपने अमाल भी होते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसका जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग गुस्सा कर जाएंगे। अच्छा, अब चलेंगे इससे आगे जो है ना, अगर बात की जाए तो इस वक्त पोजीशन बाकी स्टार की क्या है, उसके साथ एक छोटा सा स्यारचा जो है ना वो नए चाँद के साथ मौजूद है। हाइफस्तोस उसको कहते हैं, ये चूँकि यूनानी देवमालाई जो है सिलसिले, वहाँ का ये एक देवता है जिसका ताल्लुक आग, धातकारी, धातों से बनी हुई चीज़ें, मुजस्मा साजी, हुनरमंदी और आतिशफ़शां पहाड़ जो है उनसे मंसूब किया गया है। और ये अगर देवताओं का जो देवता है ज़ेवस जो है ना उसका, क्योंकि ये यूनानी नाम है, थोड़ा सा 19-20 हो जाए तो माइंड नहीं कीजिएगा, तो उसके लिए ये हथियार साजी बनाना, असला साजी का काम भी इसी के ज़िम्मे था। और इसके साथ साथ ये जो है ना फ़नून लतीफ़ा यानी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इसके साथ मंसूब है। फ़नून लतीफ़ा और दस्तकारियों का देवता भी इसी को हाइफस्तोस को माना जाता है। और दूसरे अल्फाज में अगर देखा जाए तो तख्लीकी कुव्वत, तख्लीकी कामों के साथ साथ इसको मंसूब किया जाता है। इसके अलावा यहाँ रुकबतुर रामी नामी एक स्यारचा भी मौजूद है जो इस पूरे अमल का हिस्सा है। और ये जो स्यारचा है ना, इसको मेहनत का सिला, यानी जो हमने किया, जो हमारे अमाल है, जो हमने एक्टिविटीज़ की, सरगर्मियाँ की, उसका सिला क्या है। ये नया चाँद का पैगाम अगर मैं मुख्तसर सा कहूँ तो यही होगा कि जिसने जो है ना मेहनत की, जितनी मेहनत करी ना उसके मुताबिक ही उसको उसका सिला मिल जाएगा। अब देखा जाएगा कि ये किस डायरेक्शन पे चाँद जो है ना तुलू हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन की तरफ चलेंगे तो फिर साबी रम्ज़ के बारे में भी बात करना पड़ेगी, जिसके बारे में पिछली वीडियो में मैं तफसील से बात कर चुका। तो उसके साथ क्या होगा कि ये जिस साबी रम्ज़ की बात कर रहा हूँ, जहाँ ये जिस डायरेक्शन पे आ रहा है, तो वहाँ जैसे समुंदर से एक नया जज़ीरा उभरते हुए वो सामने आता है, शबी उसकी आती है ना, तो इसका मतलब यही होगा कि ये बहुत बड़े बहरान के बाद जो अमन सुकून का वक्फ़ा आ सकता है। यहाँ ये भी जो है ना वो आपको थोड़ा सा याद कराना पड़ेगा कि गुज़श्ता साल जो अक्टूबर में जब इस बुर्ज में चाँद ग्रहण हुआ था, तो ये वो वक्त था,
ये हमास की तरफ से इसराइल पर हमला किया गया था। आप ज़रा वापस अगर रिकॉल कर लीजिएगा तो, और जो जिसकी अभी तक जो उसका अगर नतीजा देखें तो इंतहाई खूनरेज़ जंग है, और यकीनन ये एक तरफा ही है, क्योंकि एक तरफ चंद लोग हैं, दूसरी तरफ लाखों लोग हैं, तो फिर वो मुकाबला तो बनता नहीं है। और इसमें हज़ारों जानें जो है ना वो इसकी नज़र हो चुकी हैं, और इसका सबसे बड़ा ये इंसानी अलमिया इस वक्त तक तो यही है। और अगर इसी साबी रम्ज़ को भी हम मद्देनज़र रखते हैं तो उम्मीद की किरण भी नज़र आती है कि अमन के आसार भी पैदा हो सकते हैं। और इसके साथ साथ वैसे देखा जाए बहरान दुनिया के, तो सूडान का बहरान है, हेटी का बहरान है, एल सल्वाडोर का बहरान है, और ख़ुद हमारे अपने मुल्क में अपने मुल्क पाकिस्तान के जो बहरान है, इल्ला माशाअल्लाह। बस अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि ये नया चांद जो है ना हमारे लिए इन तमाम बहरानों से निजात की कोई सबील पैदा कर दे, और हमारे लिए बेहतरी जो है ना वो सामने आ जाए। और इस नए चांद से कमरी दौर का जो आगाज़ होगा वो अगले 6 महीने तक जारी रहेगा। लेकिन उस वक्त तक क्या होगा कि अक्टूबर में जो है ना टॉरस में मुकम्मल चांद जो है ना वो तुलू होगा, और उस वक्त नए चांद के साथ जिन रुझानात का जो है ना वो उस वक्त ज़हूर होगा या आगाज़ होगा, वो उससे अगले 6 महीने तक अपना रंग दिखाते रहेंगे। यानी 1 साल तक ये सिलसिला चलता चला जाएगा। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या मुसीबत है यार, कि बस कोई चैन अमन का वक्त आता ही नहीं, हर 6 महीने के बाद फिर वही अज़ाब, फिर वही नई चीज़ें। तो देखिएगा कि 2-3 हफ्तों के दरम्यान में हुआ क्या है। पहले मुश्तरी और यूरेनस का कंजक्शन हुआ, यानी करान हुआ, उसने चंद रुझानात को जन्म दिया। फिर मरीख बुर्ज हमल में दाखिल हुआ, उसके असरात जो है ना वो सामने आ गया। अब बुर्ज सौर में नया चांद तुलू हो रहा है, और इससे मज़ीद नए रुझानात जो है ना वो जन्म ले रहे हैं। ज़िंदगी कितनी पेचीदा है, कॉम्प्लिकेशंस कितनी हैं हमारी ज़िंदगी में, अब तो यकीन भी हो गया कि ज़िंदगी शायद हमेशा ही पेचीदा रहेगी। इसलिए ज़्यादातर लोगों को ज़िंदगी की समझ नहीं आती, और जिनको समझ आ जाती है वो उनके बारे न्यारे हो जाते हैं। और सियारे तो वैसे सारा साल जो है ना वो पोजीशनें बदलते रहते हैं, और उसके साथ साथ नई नई तवानाइयाँ भी पैदा होती हैं, नए रुझानात भी पैदा होते हैं, और यकीनन ये सारा कुछ हमारी ज़िंदगी को मुतासर करता रहता है। इन सब बातों का जो है ना मतलब ये नहीं है कि आपको उलझा रहा हूँ मैं, आपको बस परेशान कर रहा हूँ, बल्कि इसके ये मतलब है कि आपके इल्म में इजाफ़ा कर रहा हूँ, आपके फ़हम में बेहतरी के लिए मैं भी आपका साथ दे रहा हूँ। क्योंकि जैसे जैसे आप समझते जाएंगे ज़िंदगी आसान होती चली जाएगी। और कुछ नहीं तो ये सोच के अब बंदा दिल को तसल्ली दे लेता है कि सियारों की गर्दिश से चलें, कुछ तो सामने आता ही है ना। बहरहाल गुज़श्ता माह जो है ना पिछले महीने यानी टॉरस में जो है ना वो मुश्तरी और यूरेनस का जहाँ करान हुआ था, ये चांद ग्रहण जो है ना उसका जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये जो चांद जो है इसका जन्म जो हो रहा है वो उस डिग्री या उस जाविये के बिल्कुल करीब करीब है, उसी मुकाम पे जहाँ जो है ना मुश्तरी और यूरेनस का करान हुआ था। अगर मुश्तरी और यूरेनस के करान से आने वाले 14 सालों के लिए नए रुझानात के बारे में मैंने तफसीली वीडियो की थी, तो उसको ज़हन में रखिएगा। तो बुर्ज सौर में ये करान जो है ना जो कि 1941 में लगा था, उसके बाद से ये अभी जो हुआ है, तो मतलब ये है कि ये बड़ा नायाब किस्म की जो है ना वो एक मूवमेंट है। और इसके साथ साथ ये बड़ी जो है ना बहुत कम ये तवानाई देखने में नज़र आती है। चाँद की तवानाई इस करान से जन्म लेने वाले रुझानात को मज़ीद बढ़ाएगी। मुमकिन तौर पर नए चाँद के जो रुझानात हैं ना वो आने वाले 14 सालों का अहाता कर रहे हैं। अगले 14 साल का हमें अहवाल भी बता रहे हैं। किस्मत, दौलत, वुसअत, दौलत में वुसअत, सखावत और शफ़क़त और अक्ल व दानिश, ये सब चीज़ें मुश्तरी के साथ मंसूब की जाती हैं। इन सब के हवाले से आपको एक नया शऊर हासिल होने के साथ साथ अचानक तब्दीलियाँ और हैरतें जिनका ताल्लुक़ यूरेनस के साथ है उन्हें भी आपको बेहतर तौर पर जान लेना चाहिए। मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि ज़्यादा बेहतर अंदाज में जब आप समझ जाएंगे तो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। यानी अगर मैं उर्फ़ आम में इसको कहा जाऊँ तो ये नया चाँद जो है ना ये 6 महीने का दौर है, और अक्टूबर के मुकम्मल चाँद और उसका 6 महीने का, यानी यूँ समझ लीजिएगा कि ये सारा जो 1 साल के अंदर अंदर आपके सामने हालात व वाक़यात आएंगे ना, उसी बुनियाद पे आप अगले 14 साल के लिए ख़ुद से जो है ना वो अपनी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आइंदा 14 साल जो है ना वो कैसे रहेंगे। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे आपको, खैरियत से रखे। अगले 14 साल कैसे गुजरेंगे वो आप अपने स्टार पोजीशन और टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक जो आपकी पोजीशन थी स्टार्स की उसके मुताबिक आसानी से देख सकते हैं। नहीं तो फिर मेरे जैसे कुछ जो लोग हैं आपके जो ना दस्तरस में इन हैंड हैं, तो उनसे आप रब्ता करके बाकी बात भी समझ सकते हैं। अच्छा, बुर्ज दलो से ये नया चाँद जो है ना आपके चौथे घर में तुलू हो रहा है।
ठीक है। इस घर का ताल्लुक़ आपके ख़ानगी यानी घरेलू अमूर घर वाले या घर वालों से और घर के हालात वाक़यात से होता है। इस नए चाँद के तहत आप ज़िंदगी के इस शोबे में जिन नए रुझानात को देखेंगे, इसके बाद अक्टूबर के मुकम्मल चाँद के मौका पर जिन रुझानात का मुशाहदा करेंगे वो अगले 14 साल तक आपकी घरेलू ज़िंदगी में कार फरमा नज़र आएंगे। बुर्ज हमल वालों के रुझानात का ताल्लुक़ आपके दूसरे यानी दौलत के घर से होगा और इस कमरी दौर के आगाज़ और इख्तिताम पर जन्म लेने वाले रुझानात आपके अगले 14 साल के लिए दूररस नताइज जो है ना वो मुरतब करते चले जाएंगे और ऐसे ऐसे नताइज आपके सामने लाएंगे कि जनाब लग पता जाएगा। यानी पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूँ। और यह थोड़ा सा लाइटर मोड में, चूँकि बहुत ज़्यादा ये दकीक है, इसी तरह का बड़ा क्या कहते हैं कि फीका फीका सा होता है ना, इसमें कोई ख़ास मसाला तो होता नहीं कि जिसको मैं ज़रा इंजॉय करूँ। तो मैं फिर ऐसा मूड बना लेता हूँ कि आप भी ज़रा इंजॉय कर लें। अच्छा, हाइफास्टोस को जो यूनानी देवमाला में, जैसे मैंने कहा, देवता का जो इसका मुकाम हासिल है। और अब थोड़ी सी यह स्टोरी 2 लाइनों की आएगी कि इसकी शादी जो हुस्न मोहब्बत या हुस्न जमाल की जो देवी थी, इसको एफ्रोडेट कहते हैं, लेकिन रूमी जो है उसको वीनस या ज़ोहरा भी कहते हैं। हम भी उसको वीनस स्टार या ज़ोहरा के साथ ही मंसूब करते हैं। तो हेफेस्टोस जो है शक्ल सूरत में कुछ ख़ास नहीं था, नॉर्मल था, कॉमन था हमारे जैसा। तो इसलिए एफ्रोडेट जो थी उसने क्या किया कि जो अपना यानी जो उसका भाई था खामद का, एरिस यानी हमल जिसको हम कहते हैं, अब तो हमने उसको हाउस बना दिया ना बुर्ज हमल से उसका, तो उसके साथ ज़रा ताल्लुक़ बना लिया। तो अब जब इसको हेफेस्टोस को ज़िंदगी कि जिस बदसूरती या ज़िंदगी का जो रूप उसके सामने आया ना, उसी बदसूरती की वजह से उसके अंदर रिवेंज पैदा हुआ। उसने ज़िंदगी की खूबसूरती जो है ना उसको तलाश करने की कोशिश की और सामने लाने की कोशिश की, अपना दिल भी फैलाया और जो है ना वो सारा एक इंतकामन होता है ना, बंदा को गुस्से में आके कोई अच्छा काम कर लेता है, तो उसने फ़न पारे तराशने और ढालने का जो है ना हुनर सीख लिया। और ज़िंदगी जो है ना वो किसी के सामने भी किसी बुरी शक्ल में या बेढबी शक्ल में सामने आ सकती है, लेकिन अगर आप अपने दुख पे, कर्ब पे काबू पा लेना तो इसी भद्देपन को खूबसूरती में ढाल के फ़नकार भी आप बन सकते हैं और वो कहते हैं ना शाहकार तख्लीक भी कर सकते हैं। तो हेफेस्टोस जो है ना ज़ेवस के लिए चूँकि हथियार बनाता था, इसीलिए इस हथियारों का देवता भी कहा जाता है। मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, ज़रा आपके लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती चीज़ है ये कि गज़ा और इसराइल जंग के हवाले से ये एक मानीखेज़ जो है ना, ये इंकशाफी कलम या एक बहुत ज़्यादा मालूमाती चीज़ है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जो बेंजामिन नेतन्याहू है ना, उसके जायज़ा का अगर जायज़ा लिया जाए ना तो वहाँ हेफेस्टोस जो है ना उसके निसफ़ नहार से करान कर रहा है। ठीक है, नेतन्याहू इस वक्त गज़ा पर जिस तरह आग और बारूद की बारिश बरसा रहा है ना, तो जिस तरह मज़ीद तबाही मचाने के लिए अपने असला खाने जो है ना हथियारों से भर रहा है, उनको फुल किया जा रहा है। तो इससे पता चलता है और यकीन होता है हमें कि जो है ना हेफेस्टोस इसकी ज़िंदगी में कितना अहम मुकाम जो है ना वो रखता है, अहम मुकाम का हामिल है। और इसी वजह से उसका ताल्लुक़ चूँकि हथियार और ख़ुसूसन उड़ने वाले हथियारों, मिज़ाइलों और रॉकेटों, जंगी जहाज़ों और ड्रोन्स वगैरह जो है ना, ये सारी चीज़ों को बुर्ज कौस के साथ, सेक्रेटेरियस के साथ मंसूब किया जाता है। और नेतन्याहू का जो ताले है वो बुर्ज कौस में है। अब देखें 2 चीज़ें इकट्ठी हो गई। तो इस नए चाँद के नज़दीक तरीन जो साबी रम्ज़ से मंसूब जो शबी समुद्रों से उभरते हुए नए जो बर-ए-आज़म की नज़र आती है, तो ये लगता है कि ये बुहरान जो है ना इस वक्त जो है उसमें ठहराव जो है वो पैदा होगा। तो उस ठहराव की कैफियत से जो है ना हमें आलमी सतह पे कुछ अमन सुकून और ज़ाती ज़िंदगी में भी हमें ख़ासा जो है ना वो सुकून मिल जाएगा, हम अपने आप को मैनेज कर लेंगे। और जो अफराद या जो साहबान जो है बहरानी कैफियत से 2-4 होंगे इस सारी वो उठक बैठक जो भी हो रही है स्टार्स की, तो उन्हें भी चाहिए कि वो ज़रा गौर तवज्जो करें कि आराम के सुकून से बहुत सारे मराहिल आएंगे जिनसे फ़ायदा उठाना तो उनके अपने बस में है कि उससे किस तरह से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आलमी सतह के जो बहरान है उससे चूँकि बच्चा वाकिफ़ है। ताज़ा ख़बर जो इस वक्त चल रही है कि वो हमास का और इसराइल का शायद कोई अमन मुआहदा हो जाए, उस पर गौर व हो रहा है। तो ये भी है कि इसके साथ साथ मशरिक़ वस्ता में गज़ा वालों के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए शायद कुछ थोड़ा सा सुकून जो है उनको नसीब हो जाए। उम्मीद भी यही है, दुआ भी यही है, लेकिन जो है सियासी तौर पर गैर महफूज और जंग पसंद हुक्मरान जो है ना उसकी मौजूदगी में हालात कुछ भी, यानी नेतन्याहू जैसे हुक्मरान के होते हुए कुछ भी हो सकता है।
तो लेकिन हम तो जो बेहतर एस्पेक्ट हैं उनकी बात करते हैं, ज़्यादा डराने वाली बात नहीं है, न घबराने वाली बात है। और साबी रम्ज़ की जो है ना हर डिग्री जो है उसको, चूँकि साबी रम्ज़ की जो है ना किसी डिग्री के साथ उसकी कोई ना कोई शबीह जो है ना उसको मंसूब किया गया है। तो इसी तरह यहाँ भी रम्ज़ कहते ही, वैसे वो कहते हैं ना कि छुपी हुई बात को है जो कि इशारा ही होता है ना, तो ये इसीलिए। तो समुद्र के नए बर्रे आज़म जो है ना उसके वहाँ से जो ज़हूर करता हुआ या बाहर निकलता हुआ जो शबीह है एक नए जजीरे की या नए बर्रे आज़म के समझें, तो उससे लगता है कि ज़िंदगी का जो नया धारा, नया रुख हमारे सामने आएगा। और अलामत से हट के अगर बात की जाए तो देखें आप कि बहरा अहमर जो है वो भी देखिएगा यानी बिल्कुल फ़लस्तीन के साथ टच है, इसराइल को टच कर रहा है। और गज़ा का जो जंगी मैदान है वो भी तबाही और बर्बादी की तस्वीर बना हुआ है, तो वो भी उसी समुद्र के किनारे है। समुद्र में वैसे भी वो चट्टानें और पहाड़ भी होते हैं, करोड़ों साल पहले जैसे समुद्रों से वो हमारे बरआज़म उभरे थे, आज बहरा अहमर के पानियों से शायद एक नई दुनिया उभर सकती है। और बहरा अहमर जो इसराइल और गज़ा के अलावा बहुत से दीगर ममालिक से भी मुत्तसिल है, यानी सऊदी अरब, मिस्र, यमन, सूडान, उर्दन, ईरान और ओमान वगैरह। इस वक्त इनमें से बहुत सारे ममालिक, बल्कि मैं कहूँगा सभी ममालिक जो मुख्तलिफ बहरानों से गुजर रहे हैं। यमन और सूडान में तो बाकायदा जंग जारी है, जबकि ईरान और मिस्र की दाखिली सूरत हाल भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। और इसके साथ साथ सऊदी और उर्दन और ओमान ज़ाहिर तो मुस्तहकम और पुरसकून नज़र आते, लेकिन अंदरूनी खाना न जाने खामोश पानियों में कितने तूफ़ान मचल रहे हैं। वैसे भी वैसी जियोलॉजिकल जो है वो तब्दीलियाँ तो नहीं आ सकती, जैसे ये दुनिया बनी तो समुद्रों से वो बरआज़म बाहर निकला है और दुनिया के वो जो इब्तदाई मराहल में थे। लेकिन सियासी, मुआशी और मुआशरती तौर पर नए बरआज़म यानी बहुत सारे नए ग्रुप, नए इत्तेहाद, नई चीज़ें सामने आ सकती हैं। और दूसरी एक ख़बर भी चल रही है आजकल बहुत ज़्यादा कि आलमी अदालत इंसाफ जो है उसने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यानी नेतन्याहू पे और उसकी काबीना पे जंगी जराइम का मुर्तकब करार देकर जो है ना उनके ख़िलाफ़ कोई गिरफ़्तारी के वारंट जारी करने वाली है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो जो है ना इसराइल पे वैसे असर कोई नहीं होगा, क्योंकि वो आलमी अदालत इंसाफ का मेंबर ही नहीं है। तो इसके बावजूद जो है एक नई सूरत हाल ज़रूर डेवलप हो जाएगी, क्योंकि इजरायली जहाँ भी जाएंगे, इनकी काबीना के रुकन जहाँ जाएंगे तो वो यकीनन वहाँ अरेस्ट भी हो सकते हैं, उन पर मुकदमात भी हो सकते हैं। और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म भी यकीनन इसी कानून की ज़द में आ सकता है। बज़ाहिर तो ये सब कुछ नामुमकिन नज़र आता है, लेकिन जब नए बरआज़म की बात हो रही है, नए हालात वाक़यात की बात आ रही है, तो ये नई स्टार पोजीशन आ रही है, तो इस वक्त कुछ भी नामुमकिन जो है वो मुमकिन हो सकता है। इसके साथ साथ इसराइली ज़ाइचे में गैर मामूली तौर पर इस वक्त जो सूरज है वो बुर्ज सौर में मौजूद है, जहाँ नया चांद भी मौजूद है। किसी मुल्क के ज़ाइचे में सूरज जो है इस मुल्क के सरबराह की नुमाइंदगी करता है। नए चांद के साथ सूरज का मिलाप जो है, नए आगाज़ और तब्दीली की जो लहर आता है ना, उसे मद्देनज़र रखते हुए ऐन मुमकिन है कि अगले 6 माह के दौरान इसराइली हुकूमत तब्दील हो जाए, और जो कि इस वक्त स्टार पोजीशन तो यही बता रही है। और कोई नया सरबराह हुकूमत आ जाए, फिर मुल्क की सतह पर कोई नया आगाज़ हो सकेगा, नई प्रायोरिटी, नई पॉलिसियाँ आ जाती हैं बंदे चेंज होने के बाद। देखना ये है कि ये नया आगाज़ फ़लस्तीनियों के लिए कैसा होगा। असल हमारा मुद्दा, हमारा टारगेट यही है कि एक अभी जो सर्वे आए हैं सामने आ रहे हैं ना, तो उसके मुताबिक गज़ा में जो तबाही और बर्बादी हुई है उसमें 60% ज़्यादा जो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं ना, वो मलबे का ढेर बन चुकी हैं। और इसके साथ साथ वहाँ तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा बारूदी गोले, बम मारे जा चुके हैं। और इस बारूद और मलबे के ढेर से और इलाके को साफ़ करने में कम से कम 14 साल लग सकते हैं। और ये काम ख़तरनाक भी होगा, क्योंकि गिराए जाने वाला जो 10% से ज़्यादा जो बम है वो गालबन अभी तक एक्टिव हैं, वो किसी वक्त भी फट सकते हैं और बारूदी सुरंगें समझे बन चुके हैं। इसलिए एहतियात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। और यहाँ अगर बात जैसे 14 साल के दौरानिए की हो रही है, तो यहाँ भी यही बात आ गई कि 14 साल लगभग सर्वे ने कंफर्म किया। तो उसकी बात जो कि इंटरलिंक कर रही थी, तो मैंने कहा आप तक भी पहुँचा दूँ। सोचिए कि अगर आज जंग बंद हो जाए तो गज़ा के 20 लाख अफराद के लिए आने वाले 14 साल कैसे होंगे। बर्बादी, भूख, बेरोज़गारी, बेघर, साजो सामान कह लें, माहौलियाती आलूदगी, और इसके साथ साथ हर लम्हा जो है ना इजराइल की जानब से खौफ और जंग शुरू हो जाने का धड़का। तसव्वुर करिए, फिर देखिए कैसे रूह कांपती है। यकीन करें बस हो जाती है। अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा
इस माहौल से निकलते हैं कि 28 अक्टूबर 2023 के चांद ग्रहण ने अमेरिका के सदर, अब ये इंटरनेशनली मैं आपको थोड़ा सा इवेंट बताता हूँ कि जो इल्म की सदाकत हकानियत क्या होती है। अच्छा, चांद ग्रहण ने अमेरिका के सदर जो बाइडन और बरतानिया के जो बादशाह इस वक्त हैं, किंग हैं चार्ल्स, दोनों को बड़ा शदीद मुतासर किया था। उसके तहत दोनों की ज़िंदगियों में अहम तब्दीलियाँ हुई। दोनों जो नौजवान तबके की हमारे से बड़ी हद तक महरूम हो गए। अपने मुल्क के मुस्लिम शहरियों और दीगर मुस्लिम ममालिक में उनकी गैर मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। दोनों की सेहत को जो है ना, दोनों को सेहत के मसाइल जो है ना वो दरपेश हुए। और चार्ल्स को तो प्रोस्टेट का जो है ना वो कैंसर लाहक हो गया। इस उम्र में नहायत संगीन बात है। और नया चांद इस ग्रहण की तवानाई को एक बार फिर मुतहर्रिक करेगा। और देखते हैं कि इस मरतबा इन दोनों पर क्या गुजरती है और उनके बारे में क्या खबरें हम तक आती हैं, ज़रा देखते जाइएगा। अगर इस वक्त अगर हम ज़ोडिक की बात करें, मुख्तलिफ मुंतक़तुल बुरूज की बात करें, तो नज़र आता है कि बुरुज सौर में मुतअद्दिद सियारे मौजूद हैं। इनका हुक्मरान सियारा ज़ोरा भी यहाँ मौजूद है। ये टॉरस का हुक्मरान है। इसकी बात इसलिए ज़रूरी है कि ये ज़ोरा उसका अपना जो है ना, टॉरस जो है वो ज़ोरा का अपना घर है, लिहाजा इसकी यहाँ कुव्वत भी, असरात भी खासे मुस्तहकम, मजबूत और शदीद होते हैं। और अच्छी खबर यही है क्योंकि ज़ोहरा जो है मुस्बत तवानाई का जो है ना हामिल सियारा, और इसकी कुव्वत में इजाफे से सभी को फ़ायदा होता है। और ख़ुसूसन बुरुज सौर में नए चांद की मौजूदगी के वक्त ऐसा होना तो बहुत साथ या बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद गिना जा रहा है। ज़ोहरा के साथ सूरज भी यहाँ मौजूद है। वैसे तो सूरज और चांद साथ साथ ही चलते हैं, लेकिन ज़ोहरा, चांद और सूरज का एक साथ बुरुज सौर में जमा हो जाना बहुत कम देखने को मिलता है। इसीलिए इस नए चांद की मुस्बत तवानाई में मज़ीद इजाफा होगा। समुद्र में उभरते हुए नए बर-ए-आज़म को जहन में लाइए। ऐसा मालूम होता है कि इस नई दुनिया में मुस्बत तवानाई, उम्मीद और बेहतरी की कोई कमी नहीं होगी। ये सारा कुछ सामने आएगा। और बहरान के बाद आने वाला जो ठहराव होता है ना, वो सभी के लिए अच्छा साबित होता है। मुश्तरी और यूरेनस भी यहाँ मौजूद हैं। इस बारे में मज़ीद जानने के लिए आप जो है ना वो मेरी गुज़श्ता या पिछली जो वीडियो है वो देख सकते हैं। ज़रा डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, साइड पे लिंक मौजूद होंगे। और दीगर अगर सियारों की बात की जाए तो ज़ोहल इस वक्त बुर्ज हौत में मौजूद है। ज़ोहल का तामुन हासिल करना आसान नहीं होता क्योंकि वो इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं होता है, मगर इस वक्त ये तामुन पर आमादा नज़र आता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऐसी है। तो ज़ोहल की जफाकशी और डिसिप्लिन का आंसर इस नए चांद की मुस्बत तवानाई का हिस्सा अगर बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। हालात में इस्तेहकाम देखने को मिलेगा और इवेंट की जो है ना, और यूरेनस की ख़ास तौर पे जो उठक बैठक है ना, उठा पटक कहूँगा मैं, तो उसमें वो खासी कमी आ जाएगी, यानी कंट्रोल में रहेगी। प्लूटो और मरीख के दरमियान में तस्दीज़ बन रही है। प्लूटो इस वक्त चीन के ताले में मौजूद है। तो इस नज़र का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में हमें चीन के हवाले से चंद बड़ी खबरें जो है ना देखने को या सुनने को मिल सकती हैं, जिनका ताल्लुक अराज़ी और रकबा से होगा, ज़मीन से होगा। और गालिब इम्कान तो यही है कि ये खबरें चीन और ताइवान के तनाज़े के बारे में हो सकती हैं। ताइवान चूँकि आज एक अलग थलग मुल्क है, लेकिन चंद सौ साल पहले कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो ये चीनी सल्तनत का हिस्सा था। फिर जापान ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। 1949 में जब कम्युनिस्ट जो थे उन्होंने चीन के कौम परस्तों को शिकस्त दी, तो वो भागकर जो है ना वो यहाँ जो है ना ताइवान में आ गया और यहाँ उन्होंने अपनी जो है ना वो हुकूमत कायम कर ली और अवामी जमहूरियत चीन के नाम से उसकी बुनियाद रख दी हुकूमत की। तो इसके साथ साथ ये हुआ कि ताइवान का जो है ना सरकारी नाम जो है ना आज भी देखिए, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ना वो क्लेम करते हैं। तो असली और बड़े वाले जो है ना वो यानी चीन जो है असल में वो क्लेम करता है कि ये हमारा है, और नाम बदलने से हकीकतें नहीं बदलती, और यही उनका क्लेम है। और लगता यही है कि ताइवान जो है ना वो आने वाले दिनों में, चूँकि चाइना का जो है वो ज़ोर शोर से, अच्छा इस वक्त भी आपके लिए बड़ी हैरानी होगी कि चाइना और ताइवान में बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से तजारत और बड़े ज़ोरों पे होती है, बहुत ज़्यादा होती है, चूँकि फ़ासला बहुत कम है और दोनों की ज़रूरियात एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा है। सियासी कशीदगी भी साथ साथ चल रही है। तो गुज़श्ता 3-4 दहाइयों से जो है ना, जिस तरह से चीन की क्या कहते हैं फ़ौजी और मुआशी कुव्वत में इजाफा हुआ है ना, उससे लगता है कि चीन ज़बरदस्ती ताइवान पर कब्ज़ा कर सकता है। लेकिन अगर देखा जाए कि प्लूटो और मरीख की जो तस्दीस है
वो इशारा तो ये दे रही है कि इस हवाले से कोई अहम खबर भी हम तक पहुंच जाएगी। ये सुनकर ताइवानी वैसे खासे परेशान हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि इस नए चांद की जो मुस्बत तवानाई और इससे जन्म लेने वाले जो रुझानात हैं ना, वो ज़ाहिर करते हैं कि चीन और ताइवान के मौजूदा सूरत हाल में आने वाली तब्दीलियाँ इब्तिदा में नागवार और कठिन या थोड़ा सा मुश्किल हो सकती हैं, मगर मुस्तकिल मुस्बत और फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। वैसे हमने देखा है कि चीन वाले जंग के ज़्यादा शौकीन तो नहीं है, वो बातचीत को हमेशा तरजीह देते हैं, और यहाँ भी यही लग रहा है कि जो है ना, मुज़ाकरात करके, मुआहदे करके तो ये मसला वो हल कर लेंगे, बआसानी हल कर लेंगे। और इसके साथ जो है ना, ज़ोडिक साइन के बारे में, आप अपने बुर्ज के बारे में अगर जानना चाहेंगे मज़ीद तफसील के लिए, तो आप विज़िट कर सकते हैं astro.pk और वहाँ पढ़ सकते हैं आप अपने बुर्ज के मुताबिक उसके असरात क्या हैं। तो इसके साथ ही मैं इसको ज़्यादा लंबी करना, चूँकि बात करता रहूँगा, बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसको यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। अगले टॉपिक के लिए इंशाल्लाह जल्दी हाज़िर होते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।